नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जहां सबसे पहली खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका की धमकी के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है रूस। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेपरवाह हैं। वे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने और अपने कब्जे वाले क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी जता दिया है कि वे जब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक पश्चिम देश उनकी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन के लिए हथियारों को आपूर्ति का ऐलान किया था और कहा था कि रूस 50 दिन में शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो वे सभी रूसी उत्पादों को खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से जुड़े 3 सूत्रों ने बताया कि पुतिन पश्चिम के दबाव में युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। उनका मानना है कि रूस ने पश्चिम द्वारा लगाए गए बेहद सख्त प्रतिबंधों का सामना किया है, वे और आर्थिक प्रतिबंधों को सहन कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत उनके साथ एक ऐसी ट्रेड डील पर काम कर रहा है जो इंडोनेशिया के साथ हुई डील की तरह होगी। इस डील से अमेरिका को भारत के बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता 1 अगस्त की समय सीमा से पहले हो सकता है, वरना भारत को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ हुई डील का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत अमेरिका में इंडोनेशिया से आने वाले सामान पर 19% टैरिफ लगेगा, लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया जाने वाले सामान पर कोई टैरिफ नहीं होगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि भारत के साथ डील में ये ही शर्तें होंगी या कुछ और अलग होगा। भारत के लिए ऐसी डील को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि 19% टैरिफ भारत के निर्यात पर भारी पड़ सकता है। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे शांति वार्ता को गंभीरता से ले। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं रूस पर विदेश मंत्री सरगई रियाबकोव ने अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम मंजूर नहीं है। रियाबकोव ने कहा है कि रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां नहीं बदलेगा और ऑप्शनल बिजनेस रूट तलाशेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में मंगलवार को सुरक्षा चूक की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। दरअसल किसी ने व्हाइट हाउस के सेफ्टी फेस सुरक्षा बाड़ के ऊपर से एक फोन फेंक दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया किसी ने बाड़ के ऊपर से अपना फोन फेंक दिया था। इसके तुरंत बाद जरूरी सुरक्षा कदम उठाए गए। आनन फानन में पत्रकारों को जेम्स बैडरी ब्रीफिंग रूम में शिफ्ट करके पेंसिल्वेनिया एवेन्यू को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि भारतीय समय अनुसार रात 9:26 तक हालात सामान्य हो गए। व्हाइट हाउस ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घटना के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे और पेंसिल्वेनिया जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस घटना का उनके प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ा है और वे अपने तय समय पर पेंसिल्वेनिया रवाना हो गए। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात भारत के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों से ईरान में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा, पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ईरान के ताजा घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से निकलना है, उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट्स और नौका फेरी सर्विस का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश से प्रसिद्ध फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को ध्वस्त करने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से कहा कि उन्हें अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमें बहुत दुख है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह में स्थित सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर सत्यजीत रे के दादा और प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी का था। यह संपत्ति अभी बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में जर्जर अवस्था में है। मंत्रालय ने कहा, यह इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनः जागरण का प्रतीक है। इमारत के इतिहास को देखते हुए बेहतर होगा कि इसे साहित्य संग्रहालय और भारत बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के तौर पर मरम्मत और पुनः निर्माण के विकल्पों पर विचार किया जाए। भारत सरकार इसके लिए मदद देने को तैयार है। सत्यजीत रे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्हें विश्व सिनेमा के बड़े फिल्मकारों में से एक माना जाता है। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का घर लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। 1947 में बंटवारे के बाद यह संपत्ति बांग्लादेश सरकार के अधीन हो गई थी। ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव एक नई शीत युद्ध जैसे दिख रहा है, लेकिन यह पुराने शीत युद्ध से अलग है। यह मुख्य रूप से आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर है, जिसमें टैरिफ और प्रतिबंध हथियार बन रहे हैं। नाटो की धमकी भारत, चीन और ब्राजील के लिए आर्थिक जोखिम पैदा करती है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा संगठन है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच देता है। यह समूह अब 10 देशों मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित का हो चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 41% हिस्सेदारी रखता है। सरी और पश्चिमी देशों का नेतृत्व अमेरिका और नाटो करता है, जो मुख्य रूप से सैन्य और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। हाल ही में नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील के रूस के साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, जिसमें 100% टैरिफ और सेकेंडरी सेक्शंस की धमकी शामिल है। ये धमकी क्या है? क्या यह ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग तेज हो गई है। प्रांतीय सरकार ने इस गैंग की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और कनाडा में इसकी खतरनाक गतिविधियों का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि यह गैंग कनाडा में हिंसा, उगाही, ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने भी बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख डेविड एबी ने कहा था कि बिश्नोई गैंग को कनाडा में आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए, ताकि जांच एजेंसियों को जबरन वसूली और अन्य अपराधों से निपटने में मदद मिल सके। जयंत पाटिल से जुड़े 2 अफवाहों में से एक सही साबित हो चुकी है, जहां शशिकांत शिंदे को शरद पवार वाली एनसीपी का महाराष्ट्र अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद ये तो पक्का हो गया है कि जयंत पाटिल का इस्तीफा मंजूर हो गया है, क्योंकि जयंत पाटिल ही नहीं, एनसीपी के प्रवक्ता जितेंद्र अहवाड़ और सांसद सुप्रिया सुले भी खारिज कर रही थी। शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले जयंत पाटिल महाराष्ट्र के पार्टी की कमान लंबे समय से संभालते आ रहे हैं, और जब पार्टी टूटी तब भी वो अजीत पवार के साथ जाने के बजाय शरद पवार के साथ ही बने रहे। वैसे बीजेपी में जाने की अटकलों को भी जयंत पाटिल ने खारिज किया है, जैसे इस्तीफे का किया था। जयंत पाटिल का कहना है, ना तो सत्ताधारी दल के किसी नेता से मुलाकात की है और ना ही महायुति के किसी घटक दल के नेता ने उनसे संपर्क किया है, लिहाजा तस्वीर साफ होने का इंतजार है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर करने का ऐलान कर दिया था। लालू के इस फैसले के बाद तेज प्रताप के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। तेज प्रताप अब टीम तेज प्रताप नए झंडे के साथ फिर से सक्रिय हो गए हैं और साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। सीट और सिंबल का सवाल अब भी जस का तस है, लेकिन चर्चा में वैशाली जिले की महुआ का नाम है। अनुष्का यादव चैप्टर के बाद हुए विवाद से भी पहले इस बात की चर्चा थी कि तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वे 2020 के बिहार चुनाव में भी महुआ सीट से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा।
अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% का सेकेंडरी सेक्शन लगाने जा रहा हूं। ये वार्निंग नाटो चीफ की तरफ से सामने आई है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील, चीन या भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन मार्क रूट ने तस्वीर साफ कर दी है। बता दें कि ये 3 देश हैं जिन्होंने 2022 में पुतिन की सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना जारी रखा है। महासचिव मार्क रूट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सेक्शन लगाया जा सकता है और ये प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकते हैं। ये सेक्शंस अमेरिका द्वारा इन देशों पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा और रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की धमकी देने के ठीक एक दिन बाद की गई। खबर यमुना पुल से जुड़ी हुई, जो कि 1 महीने के लिए बंद रहेगा। मरम्मत का काम इस दौरान चलेगा। बताते चले कि यमुना पुल 1 महीने तक बंद रहेगा। डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार सुबह बैरिकेडिंग की जाएगी। देर शाम पुल बंद करने के लिए डीएमसीसी ब्लॉक पहुंचे। सुबह 7 बजे पूरी तरह से बंद होगा। अब लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर जालौन जा सकेंगे, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं अब लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर जालौन जाएंगे, उनको 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर बने पुल से आवागमन बंद हो चुका है। पुल की मरम्मत के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर बने पुल से आवागमन 15 जुलाई से पूर्णतः बंद किया गया है। सूचना के बाद भी जालौन की ओर से जाने वाले वाहनों की पुल के पास लंबी कतारें नजर आई हैं। इसके चलते जालौन से आने वाले छात्रों सहित आवश्यक कार्य से आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जनपद जालौन की ओर से आने वाले भोले भक्तों को भी देवकली मंदिर पर पहुंचने में लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा। औरैया की सीमा से सटे जालौन जनपद के ग्रामीणों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मिलने में भी देरी होगी। पुल से पूर्णतः आवागमन बंद होने से बच्चों की शिक्षा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, सब्जी के भाव भी प्रभावित होने की संभावना है। जामताड़ा में मंगलवार को संथाल परगना के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने जिले का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दौरे के क्रम में आईजी ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि जोनल आईजी बनने के बाद यह उनकी पहली समीक्षा बैठक है। कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए, जनता से करें सहज और संवेदनशील व्यवहार, आम समस्याओं का करें तुरंत समाधान। श्रावणी मेले को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। देवघर में 10,000 और बासुकीनाथ में 3,500 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बासुकीनाथ में पंडाल गिरने की एक घटना में कुछ श्रद्धालु घायल हुए। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। कोई बड़ी समस्या नहीं, आईजी ने जानकारी दी है। आईजी ने कहा, संपूर्ण श्रावणी मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। कन्नौज के जसौदा कस्बे में रेलवे क्रॉसिंग पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मक्के की फसल को लेकर भाइयों के बीच शुरू हुआ ये विवाद करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। घटना में महिलाएं भी शामिल थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रेलवे फाटक पर करीब 50 लोग आपस में भिड़ गए। कुछ लोग पत्थर भी चला रहे थे। इससे आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। इस झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने विवाद कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। हालांकि उपद्रवी पुलिस के सामने भी एक दूसरे पर हमलावर होते रहे। कुछ देर बाद उपद्रवी मौके से भाग गए। जसौदा चौकी प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि विवाद भाइयों के बीच मक्के की फसल को लेकर हुआ था। दोनों पक्षों की कोतवाली ले जाया गया है, जहां उन्होंने आपस में सुलह समझौता कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ इंसानियत को बल्कि ममता को भी शर्मसार कर दिया है। चौकी खंदारी बाजार क्षेत्र में एक महिला ने अपनी 5 साल की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार महिला रोशनी खान अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
बीती रात जब उसका पति शाहरुख घर गया तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान रोशनी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद रोशनी ने खुद कंट्रोल रूम पर कॉल कर घटना की सूचना दी, लेकिन उसने अपने पति पर ही हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। रोशनी अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और पति से विवाद के बाद उसने साजिश के तहत अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने शहर को झंझोर कर रख दिया है। पुलिस ने बच्ची की मां रोशनी खान और उसके प्रेमी उदित जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैसरबाग के खंडारी बाजार क्षेत्र की यह घटना है। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने अपने घर में ही साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर खुर्जा नगर के एक मोहल्ले से दिल दहला देने वाली ये घटना है। 28 जून को 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप की पीड़िता ने अपने घर के ही कमरे में साड़ी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार 28 जून को नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर 2 जुलाई को खुर्जा पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि इस जघन्य अपराध में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गंगा का पानी 80 घाट पर सुबह बनारस मंच का ज्यादातर हिस्सा डूब गया। वहीं शीतला माता का विग्रह और मंदिर पूरी तरह से डूब गया। गंगा के जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस ने मोटर बोट पर आरती देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी तक का पानी पहुंच चुका है। मंगलवार को केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 68.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही थी, जबकि दोपहर बाद 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ा। शाम 7 बजे गंगा का जलस्तर 68.70 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से 1.56 मीटर नीचे है। 80 घाट पर सुबह बनारस के मंच तक पानी पहुंच गया। दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता मंदिर में बीते देर रात पानी प्रवेश कर चुका था और शाम तक मंदिर डूब गया। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से बाहर दिख रहा है। गंगा के मंदिर में प्रवेश के चलते मां शीतला का मुखौटा बीती रात ही आरती के बाद अहिल्याबाई स्टेट में अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर दिया गया। मंगलवार से नित्य का राग भोग व दर्शन पूजन शुरू हो गया है। आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेता पर भगवान गणेश के आह्वान मंत्र को गलत तरीके से बोलने और हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। जिले के थाना कंधारपुर क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी समाजवादी पार्टी के नेता, जिला पंचायत सदस्य और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हरिवंश मिश्रा ने थाना अध्यक्ष कंधारपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने भगवान गणेश जी के आह्वान मंत्र को गलत ढंग से बोलते हुए गाली गलौज का प्रयोग किया, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने यह अमर्यादित कृत्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। भाजपा नेता के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पप्पू यादव धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पद्धतियों पर अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी शहीद हो गया। सीआरपीएफ ने बताया कि सुरक्षा बलों ने झारखंड के बोकारो जिले के जंगल में आज सुबह लगभग 6:30 बजे हुई मुठभेड़ के दौरान सब जोनल नक्सल कमांडर कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी उर्फ साड़े को मार गिराया। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 209 कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के बाद AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिरहोर डेरा क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद बुधवार तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। बेंगलुरु में मंगलवार को सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर 4-5 लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। शिव कुमार उर्फ
बिकलू शिव मंगलवार को हलासुरू में वार मेमोरियल सर्कल के पास अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी कार में सवार होकर आए हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। डिजिटल डेस्क बेंगलुरु से ये खबर पूरी सामने आई, जहां बेंगलुरु में मंगलवार को सनसनीखेज वारदात हुई है। इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। शिव कुमार उर्फ बिकलू शिवा मंगलवार को हलासुरू में वार मेमोरियल सर्कल के पास अपने घर के बाहर खड़ा था कि तभी कार में सवार होकर आए हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। तस्वीरों में शिवा के मस्तिष्क सहित आंतरिक अंग बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा विधानसभा के बाहर बुधवार की सुबह भारी हंगामा देखने को मिला है, जब आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद कई लोग प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में राज्य पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। यह प्रदर्शन उस 22 वर्षीय छात्रा की मौत को लेकर था, जिसने हाल ही में बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में यौन शोषण के आरोपों के बाद खुद को आग लगा ली थी। विरोध कर रहे लोगों में छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की बड़ी संख्या शामिल थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर को सख्त सजा मिले और कॉलेज प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जाए। सोमवार देर रात एम्स भुवनेश्वर में छात्रा की मौत हो गई है। उसने अपने कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर न्याय में देरी और पीड़िता की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।